हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं CT2 मेंस के सॉल्यूशंस के साथ। और बच्चों, मैं पिछली बार की तरह फिर से आपको वही बात रिमाइंड करना चाहता हूं, पेपर का सॉल्यूशन देखने का फायदा तभी है जब आप पेपर देख के आप प्रूव कर पाए कि पेपर वॉज स्कोरिंग। आप कैसे क्वेश्चंस में फंसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, हाँ, जो डेफिनेटली डिफिकल्ट थे। तो क्या मैं इजी क्वेश्चन चूज कर सकता था? अगर इजी क्वेश्चंस चूज करने लायक थे तो बेटा आपने इजी अगर क्वेश्चंस चूज नहीं किए तो ये आपकी मिस्टेक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा पेपर हमेशा आपको ये पता होना चाहिए पेपर के बाद कि पेपर में जो आपने स्कोर किया है इससे इतना ज्यादा आप स्कोर कर सकते थे। तो अगर आपको ये पता रहता है कि पेपर से इतना ज्यादा आप स्कोर कर सकते थे बेटा, तभी पेपर देने का फायदा है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। तो बेटा आपको करना क्या है, बेटा पेपर का सॉल्यूशन देखिए और बहुत ध्यान से इसको एनालाइज करिए कि ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे, ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो आपने एग्जैक्ट वीडियो लेक्चर्स में जो आपने क्वेश्चंस देखे थे उससे मैचिंग थे। तो बेटा अगर जब आपको दिखता है कि 50% पेपर ऐसा था जो आपके क्लास नोट्स की तरह था, तो बेटा अगर हम स्कोर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर नोट्स, है ना। वो कोई भी शीट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नोट्स है। तो बेटा आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके नोट्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बातें बंद करके मैं काम पे आता हूँ वापस से, और बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप पेपर को ढंग से एनालाइज कर लीजिए और ये प्रूव कर दीजिए अपने आप को कि पेपर वॉज स्कोरिंग। ठीक है, तो काम डन है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लैंक हैविंग मास कैपिटल M is placed on smooth horizontal surface. Block of mass small m is placed on it. Coefficient of friction between block and plank is mu naught plus kx. K is constant. X is relative displacement of block with respect to plank. ठीक है, जो कि जीरो ही है ना बेटा। क्योंकि मेरे से यहाँ पे क्या रखा, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, है ना, एज शोन इन फिगर विच इज 80, A is 10। तो टाइम के साथ साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है, किस टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा जब तक स्लिपिंग नहीं हुई है तब तक की तो कंडीशन, जब स्लिपिंग होने की कंडीशन आ रही है बस वो टाइम पूछ रहे हैं कब स्लिप होना स्टार्ट होगा। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। ये स्मॉल m मास है, ये कैपिटल M मास है, करेक्ट है। इस पे फोर्स हमने लगाया है विच इज 80। ठीक है, अब नीचे है स्मूथ, नीचे कैसा बेटा सरफेस है, स्मूथ। अब बेटा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, म्यू नॉट प्लस के एक्स है ना, जो x है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे आप बेटा x को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे बेटा मतलब जैसे जैसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी म्यू चेंज होगा। पर बेटा आपको तो ये बताना है कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी, मतलब x जीरो है। अब बेटा देखिए, बेटा जब थ्योरी भी पढ़ाई थी, अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा हो, फ्रिक्शन का रिवीजन वीडियो लेक्चर, तो उसमें मैंने ये पढ़ा रखा है। बेटा देखिए नीचे वाले का एक्सेलरेशन जो है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि बेटा ऊपर वाला इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, है ना, म्यू नॉट mg मैक्सिमम हो सकता है। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऊपर वाले पे जब से जैसे टाइम आप बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ये फोर्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, दैट इज ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, नीचे वाला जो ब्लॉक है बेटा उस पे तो मैक्सिमम फोर्स म्यू नॉट mg लग रहा है विच इज फाइनाइट, तो उसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि नीचे वाले पे जो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम वो म्यू नॉट mg है ना, इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू A। यहां से आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया नीचे वाले का, यहां से आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया है प्यारे बच्चों नीचे वाले का, ये आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक का। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया है नीचे वाले ब्लॉक का। अब ये एक्सेलरेशन जब ऊपर वाले ब्लॉक का हो गया, ये पूरे सिस्टम का हो गया, तो बेटा सिस्टम मतलब उस कंडीशन में आ गया जब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाली है, जब रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में होने वाला है। रीजन क्या है प्यारे बच्चों, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। बेटा ऊपर वाले पे टाइम डिपेंडेंट फोर्स है विच इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो बेटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो सकता है, साथ में कब तक चलेंगे बेटा, मेरी बात सुनिए, साथ में कब तक चलेंगे, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, म्यू नॉट mg अपॉन कैपिटल M, ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो बेटा जब इतना एक्सेलरेशन हो गया सिस्टम का, तो बेटा बस वो कंडीशन आ गई, अब जुदा होने वाले हैं।
क्यों? क्योंकि बेटा इसका एक्सेलरेशन तो जितना भी हो सकता है बेटा, दो बच्चे हाथ पकड़ के भाग रहे हैं, एक 10 मीटर पर सेकेंड से भाग सकता है मैक्सिमम और एक 30 से, तो कब तक साथ भाग पाएंगे? मैक्सिमम जब तक 10 है। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होगा नहीं, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन t टाइम पे क्या होगा? f माइनस फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू a। तो at इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू a, क्योंकि at माइनस फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन। तो जब ये जो एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम का, जब वो साथ में चल रहा होगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा, अब बस बेटा कंडीशन आ गई कि स्लिपिंग होने वाली, g और a की वैल्यू बराबर दे रखी क्वेश्चन में, कट ले, दोनों 10 है। तो बेटा टाइम कितना आ गया? म्यू नॉट m स्क्वायर बाय कैपिटल M प्लस म्यू नॉट m, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। और ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ शॉर्ट डाइपोल इज एट अ डिस्टेंस r from a point charge q and oriented so that p makes an angle theta with position vector r from q to p. ठीक है, if theta is variable then what is the minimum and maximum magnitude of force on the dipole? बेटा बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। अच्छा, चार्ज डाइपोल पे फोर्स लगाए या डाइपोल चार्ज पे फोर्स लगाए? बात तो एक ही है या अलग अलग है? बिल्कुल एक ही है, क्योंकि बेटा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो बेटा क्वेश्चन तो ये है, चार्ज ने डाइपोल पे कितना फोर्स लगाना है। आप डाइपोल चार्ज पे क्या लगाएगा वो सोच लीजिए। ठीक है भाई, तो ये डाइपोल है। अब चार्ज अगर मान लो किसी r डिस्टेंस पे अगर आप मूव करा रहे हो डाइपोल से, तो बेटा अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। मैक्सिमम होती है एक्सियल पे 2kp/r³, और मिनिमम कहां होती है प्यारे बच्चों? इक्वेटोरियल पे kp/r³। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा मैक्सिमम फोर्स क्या होगा बेटा? q इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम क्या होगा? q इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मिनिमम टू मैक्सिमम बताना तो हाफ। क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा वो किसी थीटा पे जो होती है, किसी थीटा पे r डिस्टेंस पे होती है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी थीटा पे। तो जब जीरो होगा ये, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 3 4, 4 का √2, तो मैक्सिमम आएगी थीटा इक्वल टू 0 पे। मिनिमम का आएगी बेटा जब ये cos², बेटा पॉजिटिव हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0, तो जब ये 0 होगा तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जब मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिनिमम फोर्स। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो बेटा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स कब आएगा? जब ये कंडीशन होगी। मैक्सिमम कब आएगा? जब ये कंडीशन। तो मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो कितना आएगा? हाफ। नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन है। थर्ड, बेटा कह रहे हैं 5 बल्ब ABCDE ऑफ पावर रेटिंग 50 वॉट, 75 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट। ठीक है, अच्छा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का अरेंजमेंट दे रखा है, पर ये बैलेंस्ड है या नहीं है ये पता नहीं। विच बल्ब कंज्यूम्स लीस्ट पावर? लीस्ट पावर कौन सा बल्ब कंज्यूम करेगा ये बताना है। एक सेकेंड, देखिए बच्चों, ए बी डायरेक्टली रजिस्टर्स बना देता हूं, डिजाइन बना के क्या करेंगे। ठीक है, अब ये वाला ए है 50 वॉट का, ये 75 वॉट का है, ये 40 वॉट का है, ये 60 वॉट का है, और ये 100 वॉट का है। कौन सा मिनिमम पावर कंज्यूम करेगा ये बताना। बेटा जब दिस रजिस्टर अपॉन दिस रजिस्टर इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, तो बेटा इसमें कोई करंट नहीं जाता है ना। अब बेटा रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? कह रहे हैं ये पावर रेटिंग है हाउस होल्ड सप्लाई पे, मतलब जो भी हाउस होल्ड सप्लाई हो, अगर 220 वोल्ट हो तो 220 वोल्ट पे बेटा ये पावर रेटिंग है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा कैसे करेंगे? मान लीजिए वोल्टेज अगर मैंने V सप्लाई करें, है ना, तो बेटा V पे जो भी इसका रेजिस्टेंस है, मतलब V² ओवर RB जो होगा वो क्या देगा बेटा? 75, है ना। तो RB
वी स्क्वायर ओवर 75। आर ए क्या आ जाएगा सिमिलरली वी स्क्वायर ओवर 50। आर डी क्या आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर 60। बेटा वी स्क्वायर ओवर आर डी इज इक्वल टू पावर 60। और आर सी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों वी स्क्वायर ओवर 40। करेक्ट है। अब जब दिस रेजिस्टर अपॉन दिस रेजिस्टर इक्वल टू दिस रेजिस्टर अपॉन दिस रेजिस्टर होगा तो इसमें पावर 0 हो जाएगी। करेक्ट है। तो पहले तो सबसे पहले यही चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। तो आर बी अपॉन आर ए कितना आ रहा है दिस अपॉन दिस करूंगा तो 50/75। आर बी अपॉन आर ए हो गया 50/75। बेटा दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये कट जाएगा ना वी स्क्वायर 50/75। और आर डी बाय आर सी कितना आ रहा है चेक करते हैं। आर डी बाय आर सी आ जाएगा 40/60। अरे वाह ये तो बराबर आ रहे हैं। हाँ नीचे 1.5 यहाँ पर भी 1.5। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगर है तो इसमें कोई पावर नहीं जाएगी। तो मिनिमम पावर कौन कंज्यूम करेगा ई। मिनिमम पावर कौन कंज्यूम करेगा ई। पर होता क्या है बेटा मतलब बच्चे जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो पता नहीं कौन से ख्यालों में चले जाते हैं। जब मैंने पास्ट ईयर्स में पढ़ाया तो मैंने देखा कि बच्चे कह रहे कि हमने देखा कि यार इसमें तो 0 आ रही तो हम वैसे देख रहे थे मिनिमम जो कंज्यूम कर रहा है वो कौन कर रहा है। बेटा मिनिमम का मतलब बेटा 0 से तो कम कोई करेगा ही नहीं ना कंज्यूम, है ना। तो ऐसा ना सोचे। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ के इन द शोन सर्किट डायग्राम ऑल कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड एंड सेल्स आर आइडियल इफ C1 is equals to 1 microfarad and C2 equal to 2 microfarad and potential of earth is taken to be 0। ठीक है, choose the correct option। choose the correct option। ओके पहले तो फोटो बनानी पड़ेगी प्यारे बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है। आइए फटाफट से फोटो बनाए खत्म करें। ये तो 0 वोल्ट है। हालांकि C2 C1 की वैल्यू से कोई खास रिलेशन नहीं था, मतलब रिलेशन ही नहीं था एक्चुअली। आपसे बस ये पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ ए बी सी, है ना। और वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, जब कोई एक मैच करके तो बाकी करेक्ट मतलब कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है भैया, और ये कितने वोल्ट की है 8 वोल्ट। ठीक है भाई चलो करें स्टार्ट। ये कितना है C2 और ये कितना है C1। वैल्यू से कोई खास मतलब नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब ही नहीं है। तो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं जो चार्ज इसमें होगा सीरीज में, बेटा यहां ऐसा नहीं हो सकता इधर से इधर चार्ज आ जाए, क्योंकि बेटा बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जितना जाना चाहिए उतना आना चाहिए। तो बेटा यहां से कोई करंट नहीं फ्लो हो सकता, यहां से कोई चार्ज नहीं हो सकता, ये सब सीरीज में। ये ना सोचे यहां से एक ब्रांच निकल रही है, यहां से जा ही नहीं सकता। अगर यहां से आ रही होती ऐसे फिर पॉसिबल था, अभी पॉसिबल नहीं। अगर यहां से कनेक्ट कर देते तो पॉसिबल था। ठीक है, तो बेटा अब ये तीनों सीरीज में, जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही इसमें वही इसमें, और टोटल में मिला के कितना ड्रॉप आना है 5 वोल्ट। बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट। तो टोटल में मिला के पोटेंशियल ड्रॉप क्या है 5 वोल्ट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आया, बिल्कुल आया। चलिए तो फिर अब देखिए बेटा बात सुनिए बहुत ध्यान से। तो इसमें 5/3 का ड्रॉप आएगा, इसमें 5/3 का ड्रॉप आएगा, इसमें 5/3। ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 5/3 डिक्रीज करेगा, दो तीनों में 5/3 का पोटेंशियल डिफरेंस आना बेटा, तभी तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 5 वोल्ट बनेगा। तो 5/3 कम कर दीजिए, 5 माइनस 5/3 कितना हो जाएगा 10/3 माइनस 5/3 5/3 फिर 5/3 कम करिए। यहां 10/3 इसके क्रॉस 8 का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे क्या जाएगा 8 कम, तो 8 10/3 माइनस 8 कितना हो जाएगा 24 माइनस 14/3। ठीक है, अच्छा बी और सी पॉइंट क्या कहता है। सी पॉइंट तो यही था
बी पॉइंट ये था, सी का पोटेंशियल आ रहा है 10/3। अच्छा ये तो पूछा था, बी का पोटेंशियल -14/3। अच्छा बी का -10/3 क्या रखा, तो है नहीं। अच्छा अब ए का भी, मतलब अब मेरे को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, ए कौन सा पॉइंट है, ए कहां पे है एक बार देख लेते हैं। ए अच्छा इधर। अब बेटा देखो यहाँ पे -14/3, तो यहाँ पे मतलब अगर आप ऐसे चले तो इधर से इधर जाते हैं घटेगा बेटा, वैसे ही ये भी तीनों सीरीज में, तो तीनों में मिला के 10 का ड्रॉप है, तो एक में 10/3 का, तो इसमें 10/3 का ड्रॉप आएगा, इसमें भी 10/3 का ड्रॉप, इसमें भी 10/3 का ड्रॉप, करेक्ट है। तो यहां से यहां जब मैं जाऊंगा तो 10/3 पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो यहां तक क्या हो जाएगा -24/3, दैट इज -8 वोल्ट। ये भी नहीं कह रखा है, तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, खाली है सी का पोटेंशियल 10/3 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, ये क्या कह रहा है, अ पार्टिकल P moves along the given circular path such that its x component of velocity always remains constant as v naught. Let v be the velocity of the particle as function of theta. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया। बेटा एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, मैं बना देता हूँ फिगर। एक सेकेंड बस, ये बहुत शानदार तरीके से जगह बना दी, और अब ये क्वेश्चन हमारे सामने। तो बेटा जब ये पार्टिकल चल रहा है, जब ये किसी यहां पे आएगा किसी थीटा, रफ्तार होगी v, ये थीटा है 90 माइनस थीटा है 90, फिर ये थीटा, तो बेटा x कंपोनेंट क्या हो गया v cos थीटा, और x कंपोनेंट कह रहे हैं कांस्टेंट है v नॉट, तो यहां से v कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, v नॉट सेक थीटा। क्लियर है, आई होप बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा x कंपोनेंट आ गया v नॉट सेक थीटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार पता नहीं, चलिए तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे बेटा, हालांकि परफॉर्म अगर आप लोग नहीं कर पाए तो बस मैं आपको ये कहूंगा बेटा, एक कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, दूसरी परेशानी जो आप लोग फेस करते हैं बेटा वो होता है डर लग जाता है पेपर में, है ना, तो डर गए तो बेटा वैसे ही काम खत्म हो जाता है। चलिए ये देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व टू सेपरेट सोलर सिस्टम्स, दो सोलर सिस्टम्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सन, द टू ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड हैव सेम रेडियस r, ठीक है। इट इज डिटरमिन्ड दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सन्स, अलग अलग सन है दोनों के, दो अलग अलग सोलर सिस्टम, एंड दैट ऑर्बिटल पीरियड आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब T1/T2 है 3, ठीक है, 3:1 है रेशियो, T1/T2 3:1 है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू प्लैनेट। अरे यार तो बहुत ही आसान है, एंगुलर मोमेंटम बराबर है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, mvr, v को r ओमेगा कह लो तो mr² ओमेगा, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। अरे क्यों बेटा पिछला वाला, किसी एक प्लैनेट का देख लो जिसका m1 मास है और दोनों का रेडियस तो r है, तो m1 r² ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/T1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। m2 r² ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं 2π/T2, हो गया, बिल्कुल हो गया, r² गया, r² गया, 2π गया, 2π गया, T1/T2 3 है, तो m1/m2 निकालना था, बहुत ही खत्म क्वेश्चन था। आया भैया, बिल्कुल आया, ठीक है। चलिए अब अपनी गलती देखिएगा इस क्वेश्चन में, आपने क्या गलती करी, कभी कभी बच्चे पता है क्या करते हैं, लिख देते हैं mvr और b को लिख देते हैं √gm/r और m को लिख देते हैं m1 √gm/r। तो बेटा जब √gm/r होता था ना, मास होता था उस चीज का जिसके अबाउट घूम रही है ना, सन के मास का रेशियो पूछा नहीं है, प्लैनेट के मास का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे √gm/r, तो √gm/r में बेटा जब डिराइव भी करते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, gms m1 by r² बराबर क्या होगा m1 v² हो रहा, m1 तो गया, तो जिसके मास का रेशियो निकाला वो तो mvr में आएगा ही नहीं ना, फिर √gms by r, इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज किया mr² ओमेगा, बहुत ही सिंपल था ना। वैसे भी बेटा टाइम पीरियड का रेशियो गिवन था, तो mr² ओमेगा में जाऊंगा ताकि ओमेगा 2π/T है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x टाइप का दे रखा है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, काफी आसान क्वेश्चन, आइए देखते हैं।
हमने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, ऊपर ले आए, है ना। चलिए भैया, ये बहुत शानदार तरीके से बोर्ड साफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स है, तो बताना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। चलिए बेटा, लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी है, हालांकि मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अगर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स है, लीनियर मास डेंसिटी जो ऊपर आगे जाते जाते बढ़ रही है, तो x पे छोटा सा क्या करेंगे, dx ले लेंगे, तो इसका मास क्या हो जाएगा dx का, लैम्डा dx हो जाएगा मास, लैम्डा नॉट x dx, ये हो जाएगा मास, यू गेट dm, लैम्डा dx, dm x का इंटीग्रल अपॉन टोटल मास, टोटल मास क्या आएगा, लैम्डा dx, लैम्डा नॉट x dx, लैम्डा dx हो गया dx का मास, 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा टोटल मास। करेक्ट है बेटा, dm x का इंटीग्रल अपॉन टोटल मास, वन लेंथ का मास है लैम्डा विच इज लैम्डा नॉट x, लैम्डा dx से आगे छोटा सा मास dm, dm का समेशन कर दिया 0 से l तो आ गया टोटल मास, और dm लैम्डा नॉट x ये हो गई लीनियर मास डेंसिटी, वन लेंथ का मास इनटू dx, लैम्डा dx क्या आ जाएगा dm, dm x का इंटीग्रल कर देंगे 0 से l तो क्या आ जाएगा टोटल, dm x का इंटीग्रल अपॉन टोटल मास ही तो करना था, dm क्या हो गया लैम्डा dx, ये हो जाएगा dm। करेक्ट है, तो यहां से क्या जाएगा लैम्डा नॉट और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l क्यूब बाय 3, लैम्डा नॉट x इसका क्या जाएगा l स्क्वायर बाय 2, ठाए 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 2l बाय 3। बहुत शानदार, बहुत ही सिंपल था यार, तो मक्खन बटर। नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब बेटा ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपने मतलब ना किया हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं 100% जानता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया ही होगा। चलिए आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये अगर अ बीड कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ स्ट्रेट वायर एंड अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू द बीड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ मास ऑफ लेंथ कैपिटल L, a particle is held in contact with the wire and with the string taut and is then let fall. If the bead has string taut and is then let fall, एक सेकेंड बताते हैं ये भी। ये स्मूथ रॉड है, ये बीड है, ये पार्टिकल है स्मॉल m लेंथ का, स्मॉल m मास का, ये l लेंथ की स्ट्रिंग है मासलेस, अब ये 2m मास है, ठीक है। अब कह रहे हैं जब एंगल थीटा बनेगा तब तक बीड कितना मूव कर जाएगी, जब तक एंगल थीटा बनेगा तब तक बीड कितना मूव कर जाएगी, x कितना मूव कर जाएगी, x सिंपल, और ये बन गया एंगल थीटा। बेटा अब बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, l cos थीटा हो गया, l cos थीटा हो गया, पहले क्या था l, तो डिक्रीज कितने से हुआ, l माइनस l cos थीटा। मैं फिर बोल दे रहा हूं, पहले l था डिस्टेंस, अब l cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डिक्रीज कितना l माइनस l cos थीटा, तो कुछ ये आ गया है, कुछ ये आ गया है, जिससे टोटल डिक्रीज दिया है। अब बेटा x डायरेक्शन में अगर हम देखें तो x डायरेक्शन में इस पे टेंशन का कंपोनेंट था, इस पे भी टेंशन का कंपोनेंट, तो टोटल फोर्स x डायरेक्शन में क्या थे प्यारे बच्चों, 0, टोटल फोर्स x डायरेक्शन में 0 थे। अगर टोटल फोर्स x डायरेक्शन में 0 है प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, टोटल फोर्स x डायरेक्शन में 0 है, तो इससे इन्फरेंस क्या निकलता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में कांस्टेंट है। बेटा एक्सेलरेशन तो 1 सेकंड में वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और कांस्टेंट है, मतलब 0 की 0 रहेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में 0, मतलब m1 s1 जितना इधर होगा m2 s2 उतना इधर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन टोटल मास, तो जितना m1 s1 पॉजिटिव होगा उतना ही m2 s2 नेगेटिव, तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर कर देंगे, 2m x, मान लो ये इधर आया y इज इक्वल्स टू m इंटू y, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, y आ गया 2x, y क्या निकल के आ रहा है 2x, है ना, तो ये 2x आया और ये x आया, तो टोटल पास में कितना है 3x, और टोटल पास इतना है, तो x की वैल्यू तो पूछी थी l/3 1 माइनस cos थीटा,
आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए मतलब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है अगला, वैसे ये इसको पहले देख लीजिए बेटा। पहले डिस्टेंस l था हॉरिजॉन्टल, अब क्या हो गया l cos थीटा। तो ये x आया है, ये कितना है m1 s1 m2 s2 से बेटा बराबर किया, तो 2m into x m into 2x, तो 2x प्लस x ये डिक्रीज है और डिक्रीज ये है। यहां से पता लग गया x कितना, और वही बताना था कि बीड हॉरिजॉन्टली कितना चली, तो हॉरिजॉन्टली चल सकती है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट एक सेकेंड। इसमें क्या है बेटा, 5 प्लेट्स दे रखी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, है ना, इसके कैपेसिटर के गलती से उस पर हेडिंग नहीं डल गई है, पर अगर आपने वो देखी है तो बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर पाते, है ना। ये भी एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं। चलिए आइए फिर भी देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 प्लेट है। सबका एरिया ए है, सबके बीच का डिस्टेंस डी है। कह रहे हैं जब स्विच को क्लोज करेंगे तो वोल्टम पे बैटरी बताना। ठीक है भैया, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये 5 की प्लेट को लगी हुई है। ठीक है भाई, करें, बिल्कुल करेंगे ये, और करेंगे 1 2 3 4 5, कितने कैपेसिटर है, 4, 1 2 3 4। अब छोड़ी पर, इसको क्लोज तो बाद में करेंगे। 2 पॉजिटिव टर्मिनल से, 2 के 2 कैपेसिटर, 2 के कितने कैपेसिटर है, 2, एक 1 का साथ है, एक 3 के साथ है। ठीक है भैया, और अच्छा 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे भी कह रखे हैं, सॉरी ये दिखाना भूल गया था मैं। 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे, तो जोड़ दो इनको एक तार से। ठीक है भैया, तो पैरेलल में होगा। 2 का 1 के साथ कैपेसिटर है, 2 का 3 के साथ है। 1 3 सेम पोटेंशियल बना दी। अब 3 जो है उसका 4 के साथ है। 3 और 3 तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, इसलिए एक ही तार से जोड़ रखा है। 3 का 4 के साथ है, और आगे 4 का 5 के साथ है, और 5 नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। बैटरी बन गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार। अब बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर ए का कैपेसिटेंस सी मान लो तो सी सी 2c हो जाएगा, और ये सी सी पैरेलल में और सीरीज में c/2 हो जाएगा। 2c और c/2 का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2c/5। यार ये इक्विवेलेंट तो निकाल लेंगे ना, फिर ही कर लेते हैं। सी का 2c हो जाएगा, c क्या है, a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और फिर ये c/2। बेटा मैंने ये डायरेक्टली बता रहा हूँ, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, तो c प्लस 1/c/2 करेंगे तो आ जाएगा 2c/5। इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना, जो भी इनका इक्विवेलेंट आएगा, है ना, वो आ जाएगा 2c/5। 1/2c प्लस 1/c/2, प्लस का मतलब है इक्विवेलेंट खाली बता रहा हूँ। तो 2c/5 आ गया, तो बेटा बैटरी का वर्क डन कितना हो जाएगा, बैटरी का वर्क डन कितना हो जाएगा, 2c/5 तो c/5 इंटू वी, ये चार्ज फ्लो होगा, और बेटा अगर चार्ज क्यू फ्लो हो तो बैटरी कितना वर्क करेगी, क्यू इंटू वी। तो 2cv²/5, 2cv²/5, 2/5 वाला आंसर होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2 आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल बढ़ेंगे, इस पे खड़े होकर क्या करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10, a ball is projected perpendicularly from an inclined plane of angle theta when speed u, with speed u as shown, the time after which the projectile is making angle 45 degree with the inclined plane। आइए देखते हैं। बेटा जी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर को जी कॉस थीटा,
जी साइन थीटा। अब कह रहे हैं बताने कितनी देर बाद वेलोसिटी का एंगल इंक्लाइन प्लेन से 45 डिग्री हो जाए। 45 डिग्री का मतलब पता क्या होता है? अगर जब मान लो यहाँ पे कहीं पत्थर आ गया तो जो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट और परपेंडिकुलर है वो बराबर हो जाए, बेसिकली यही चाहते हैं। चलिए भैया तो फिर इसी को एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसको वाई एक्सिस कह देते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाए थे वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी लगा देंगे और वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लगा देंगे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो वी वाई कितना आ जाएगा? यू वाई क्या हो गया? यू। ए वाई कितना हो गया? माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी। तो ये आ गया वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी टाइम पे ही हो गई वैल्यू। और एक्स डायरेक्शन बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। तो वी एक्स कितना हो जाएगा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए एक्स कितना है? जी साइन थीटा इंटू टी। बस बराबर कर देना। वी एक्स और वी वाई तो बराबर करना है, कब बराबर हो जाएंगे ये तो बताना। इधर चला जाएगा तो आंसर क्या है? जीयू अपॉन जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है भैया करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काफी आसान क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो कोई बेटा बड़ी बात होती ही नहीं है ना। वैसे भी वो क्या बोले इंग्लिश में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन नीड इज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन नीड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 5 8 3 6 और 6 पैरेलल में डायरेक्टली 3 कर दो। इनके बीच में इक्वल बताना है। ठीक है भैया, चलिए भैया तो एक लाइन का क्वेश्चन 10 टाइम को 5 बनाए पहले, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का मन कर रहा है, चलो बना लेते हैं। 5 इन दोनों को यूज कर लिए और ये नीचे वाला 5 बना दो और इनके बीच में क्या है? 8 ओम। अब ऊपर क्या है? जो 5 के बाद ऊपर वाले 5 से 3 आ रहा है और 6 6 से ये भी 3 आ रहा है। अच्छा ये बेकार है। फिर 5 3 8 5 3 8 और 8 8 पैरेलल में क्या आ जाएंगे? 4 आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो वह 11 क्वेश्चन, काफी आसान था ये क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बेटा, 12वां क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है अगर आपको याद हो। और बेटा अगर 12वां क्वेश्चन अगर इस बार पेपर में नहीं कर पाए तो बेटा पाप की बात है। क्यों पाप की बात है? क्योंकि बेटा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स ना आना तो बेटा पाप की बात है ना। चलिए ये देखें, और ऐसा क्वेश्चन बेटा मॉड्यूल में भी है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा पक्का सिखाया ही जाता है और मतलब वो एनसीईआरटी के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम सिखा ही देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भले मॉड्यूल के जरिए भले लेक्चर्स में डाल देते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इससे बताना है बेटा कि फ्लक्स कितना जाएगा इस शेडेड पोर्शन से। ए बी सी, इसका जो भी नाम दे रखा है ना, ए बी सी डी, शायद नामकरण गलत हो गया। शेडेड वाले से बताना है और ए बी सी डी में सी डी गलत जगह पे आ गया, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक आपका पेपर होगा, ये पेपर होने से करीब काफी टाइम पहले रिकॉर्ड हुए, तो हम इसको तब तक सही करा देंगे पेपर में। बहुत शानदार, है ना। तो हमने इस पे मार्क कर लिया, बहुत बढ़िया। अब बेटा है क्या, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, z के साथ साथ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी कर रही है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस के अलोंग, उसी कारण फ्लक्स आएगा। जो j कैप में एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बेटा
एरिया x में है, तो जो y में इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कोई फायदा नहीं है। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स आया? E नॉट 1 प्लस जेड बाई ए आई कैप, इसके कारण फ्लक्स आया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और एरिया भी आई कैप में है, तो z पे छोटा सा dz ले लीजिए, इसका साइड लेंथ 1 है, तो 1 इंटू डी जेड, ये छोटा सा एरिया हो जाएगा। तो ई नॉट 1 प्लस जेड बाई ए 1 ही है, डी जेड का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। ये कितना आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखिए, 1 प्लस 1/2 3/2, ई नॉट इंटू 3/2, बस यही हो गया फ्लक्स। ई नॉट की वैल्यू कितनी की बने प्यारे बच्चों? 0.2 इंटू 3/2, 0.1, 0.3 इज द आंसर, 0.3 आया। बिल्कुल आया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हो गए 12 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे, 13th। तो हमने लगभग आधा पेपर कर लिया, 25 क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन हो गए और टाइम हमको अभी लगा है 36 मिनट्स, है ना, क्योंकि आराम से कर रहे हैं। आपको पेपर में 1 घंटा मिलता है, बहुत आराम से हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि क्या गलती आप लोग कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर आपको 1 घंटे में करना होता है ना, आपको ऐसे मिटोना नहीं होता बोर्ड, ऐसी बातें नहीं करनी होती, इतना टाइम हो गया। ठीक है, चलिए यही देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्या है बेटा? सॉरी, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। 53 डिग्री से वर्टिकल से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया और 37 के बाद आगे कुछ नहीं, मतलब पार्टिकल को पवन पुत्र बनना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, यहां से आने का और फिर ब्रर। बताने जब मैक्सिमम हाइट पे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो। ठीक है भैया, स्मॉल आर हो। अब करेंगे कैसे बेटा? देखो, r cos 53 ये चीज क्या हो जाएगी? 3r/5, और r cos 37 ये चीज क्या हो जाएगी? 4r/5। तो ये चीज क्या होगी? नीचे कितना है? r/5, ये चीज हो गई r/5। तो जब r/5 नीचे है तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? mg इंटू r/5। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां से वेलोसिटी क्या मिल जाएगी? v, हाफ mv² के बराबर कर दीजिए। अगर आपको u कहना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u कहना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, तो u कह लीजिए बेटा। जो वर्क वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया बेटा, 3r/5, 4r/5, r cos 37 4r/5, r cos 53 3r/5, r/5 नीचे है, mg r/5 ग्रेविटी ने वर्क किया, बराबर हाफ mu² माइनस 0। यहां से u क्या आ गया? √2/5rg। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे हो तो ग्रेविटी फोर्स क्या लगा रही है? mg। अब mg किसके बराबर कर देंगे? mv² बराबर। बेटा जो भी परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको mv² के बराबर कर देते हैं, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज u cos 37, 4u/5। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो परपेंडिकुलर फोर्स बराबर m इंटू 4/5u mv²/r, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको स्मॉल r कहते हैं कि कैपिटल R तो इसका रेडियस दे रखा था ना। अब बेटा u की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा हो नहीं प्रदीप सर को करनी चाहिए तो प्रदीप सर करेंगे। r की वैल्यू क्या आ गई? 16/25, g भी नीचे आएगा और u² ऊपर आएगा। u² क्या? 2/5 आ गया। g गया, g गया, r 32/25 5 are 125, तो 32/125 r। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहे हैं? A convex lens has mean focal length of 20 cm and dispersive power of material of the lens is 0.02. Then the longitudinal chromatic aberration for an object at infinity is। बेटा वैसे प्रैक्टिकली बोलूँ तो बेटा आपको क्वेश्चन बैंक का कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेना चाहिए। तो बेटा वो होता है डिस्पर्सिव पावर। चलिए मैं आपको बताया, तो वैसे अगर प्रैक्टिकली खुद पढ़े तो बेटा ज्यादा फायदा होगा। इस पे ही क्वेश्चन था, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन को उन्होंने थ्योरी को दोबारा से क्लियर कर रखा था कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू भी, है ना। वो डाला ही इसीलिए गया था कॉम्प्रिहेंशन, ताकि वो थ्योरी पार्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए मैं बताता हूँ। 1/f होता है म्यू -1, 1/r1 -1/r2।
डी ले लीजिए, डी एफ बाई एफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी म्यू, डी ऑफ द, और ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 1/r1 माइनस 1/r2, अब डिवाइड कर देंगे, दिस अपॉन दिस करिए तो डी एफ बाई एफ आ जाएगा इज इक्वल्स टू डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, ये क्या है ओमेगा। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, दैट इज वॉयलेट और रेड कलर की फोकल लेंथ में क्या वेरिएशन आ जाएगा, ओमेगा एफ। तो डी एफ क्या रहेगा ओमेगा एफ, खत्म। तो ओमेगा भी गिवन है 0.02, एफ भी गिवन है 0.02 इंटू 20 करके 0.4 आंसर निकाल लेंगे। 15th क्वेश्चन, लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द फिगर अबव carries a charge plus q while the right plate is uncharged at t equal to 0. The total charge on the right plate after closing the switch will be, बताते हैं। अभी बेटा इस पे चार्ज q है खाली, ठीक है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, मान लो बैटरी नहीं होती, मान लो बैटरी नहीं तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता, टोटल चार्ज अपॉन 2 हो जाता है इधर इधर, ठीक है, ऐसे होता है ना बेटा। मतलब अगर बैटरी नहीं होती, अगर मान लो ऐसा होता कनेक्टेड भी ना होता, तो टोटल चार्ज अपॉन 2 आ जाता है इधर इधर, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और अंदर क्या था प्लस क्यू बाई 2 और माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन देखा है तो बेटा इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, आप चाहें तो एक बार देख लेंगे बेटा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब कनेक्ट करेंगे तो बेटा फील्ड केवल इसके कारण नहीं होती, अंदर वाले चार्ज के कारण, तो ये वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो बेटा जब इसको कनेक्ट करेंगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, अगर ये नहीं होती तो। अगर ये है तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर सीई चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस सीई आ जाएगा अंदर, इस पे माइनस सीई आ जाएगा, तो लेफ्ट प्लेट पे टोटल चार्ज हो जाएगा q बाई 2 माइनस सीई, ऑप्शन 2, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइए देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा है, सिस्टम एज शोन इन द फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया, बहुत ही शानदार। पुली, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर आइडियल, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, द स्पीड ऑफ 5 किलोग्राम ब्लॉक व्हेन 2 किलोग्राम ब्लॉक leaves the contact with ground is, ठीक है भैया, जब वो कॉन्टैक्ट छूटने वाला होगा तो उस टाइम 5 किलोग्राम ब्लॉक वाले की रफ्तार क्या होगी, v कितनी होगी बेटा, v, बस अब आपको v बताना है, v कितना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, v की वैल्यू पूछी, बताओ यार। अभी नेचुरल लेंथ में ये 5 किलोग्राम है, k की वैल्यू 40 है, और ये 2 किलोग्राम है। कब उठेगा, जब टेंशन 20 हो जाएगी। टेंशन 20 कब होगी, kx होती है टेंशन, जब x हाफ हो जाएगा, तो हाफ जब ये नीचे आएगा, बस आपसे पूछा गया जब ये हाफ नीचे आएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी। तो बेटा ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, mgh, उससे क्या होगा, कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ 40 हाफ स्क्वायर। बेटा जो ग्रेविटी ने वर्क किया उससे हुआ क्या, स्प्रिंग के पास एनर्जी आ गई प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ 5v स्क्वायर, खाली एक ही कानून है, v को निकालना। क्या दो आया बेटा, ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, ये हाफ नीचे है, उससे स्प्रिंग के पास एनर्जी आ गई प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। या आप ये कह सकते थे ग्रेविटी ने वर्क किया 15 टू हाफ mgh, और स्प्रिंग का वर्क क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ kx स्क्वायर, हाफ k 40 xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर होता है बेटा स्प्रिंग का वर्क, हाफ k वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, हाफ k xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर, फाइनल जो इलोंगेशन है वो हाफ इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से v निकालना है। क्या दो आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी। चलिए इसी बात पे बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम is placed on a rough inclined plane of variable angle theta, friction coefficient mu is equal to mu q equal to 3/4, जब 37 डिग्री एंगल है तो रिएक्शन फोर्स 37, बेटा अगर mu 3/4 है तो एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, tan थीटा होता है बेटा mu, है ना,
और थीटा आ गया 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज पे बेटा बॉडी चलती नहीं, इक्विलिब्रियम में होती है, उसके बाद चलती है। तो कह रहे रिएक्शन नेट रिएक्शन फोर्स 37 पे N1 है और N2 होगा 53 पे। बेटा देखो 37 तक तो चलती नहीं है तो mg के बराबर होगा, उसके बाद किसी टाइम पे भी mg तो नहीं होगा ना, mg से तो कम ही आएगा क्योंकि चल पड़ रही है ना, रोक नहीं पा रहा ना। तो इसका मतलब क्या, रिएक्शन फोर्स बाद में mg से कम आएगा, रिएक्शन फोर्स बाद में mg से कम आएगा। तो N1 माइनस N2 अगर पूछेंगे तो बेटा पक्का है कि नेगेटिव N1 माइनस N2 सॉरी, पहले वाला ज्यादा है बाद वाला कम है, तो पॉजिटिव ही, अगर पॉजिटिव एक ही ऑप्शन है। क्या दो आया, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पर आप चाहेंगे कि मैं सॉल्व करूं इसलिए मैं बिल्कुल करूंगा। बेटा जब वो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में, तो बेटा फ्रिक्शन जो होगा वो mg sin थीटा के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि mg sin थीटा इधर लग रहा है, फिसल नहीं रहा है, और mg cos थीटा इधर लग रहा है, वो नॉर्मल के बराबर होगा तभी तो नॉर्मल mg cos थीटा, फ्रिक्शन mg sin थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, mg cos थीटा mg sin थीटा का mg कितना आएगा, mg, सही बात है। और जब फिसलने लग जाता है तो रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, तो बेटा नॉर्मल तो तभी mg cos थीटा, क्योंकि ऐसे तो जाना नहीं है, और फ्रिक्शन क्या आएगा बेटा, म्यू mg cos थीटा। बस इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा नेट रिएक्शन फोर्स, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ mg cos थीटा स्क्वायर प्लस म्यू mg cos थीटा स्क्वायर। इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन, इस केस में जो टोटल रिएक्शन फोर्स आएगा, टोटल रिएक्शन फोर्स TRF लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर mg cos थीटा, दोनों में ही है तो बाहर ले लीजिए अंडर रूट के। तो एक बार mg और एक बार अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर mg cos थीटा आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, हम कर चुके 17 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और करने हैं और उसके बाद आ जाएंगे इंटीजर टाइप। ठीक है भैया, करते हैं। ये क्या है, 18th क्वेश्चन बेटा, ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं बीड है और बीड घूम रही है, कह रहा है स्मॉल बीड ऑफ मास स्मॉल m, अब स्मॉल बीड ऑफ मास स्मॉल m is threaded on a frictionless circular wire of radius a. The circular wire frame is rotated about its vertical diameter as shown. Assume acceleration due to gravity is g. Angular speed required if the bead is to be made to move in a horizontal circle of radius a root 3/2. बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। कह रहे हैं उसको a रूट 3/2 रेडियस घुमाना है, a रिंग का रेडियस है, ये रिंग घूम रही है ऐसे, और ये बीड रिंग की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है यहाँ पे, और स्मूथ रिंग है। ठीक है, तो इस पे एक नॉर्मल आएगा ऐसे यहां से, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, एक mg नीचे को आएगा, ये 60 डिग्री एंगल, क्यों, क्योंकि a रूट 3/2 रेडियस में घूम रही है रिंग, कह रहे हैं ऐसे से घूम रही है, और ये जो बीड है ये a रूट 3/2 रेडियस में घूम रही है, तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, a sin 60 ही a रूट 3/2 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब n cos 60 ऊपर को हो जाएगा और n sin 60 इधर को हो जाएगा, n रूट 3/2, n/2, n cos 60 हो गया mg, और n रूट 3/2 ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, और r क्या है, a रूट 3/2, डिवाइड कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर a अपॉन mg, ओमेगा निकालना है, अंडर रूट 2g/a। बस ये आंसर है, ऑप्शन 2 खत्म। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ये करना तो पड़ेगा, ये आसान हो तो भी हमको करना पड़ता है पेपर में, परेशान नहीं हुए पेपर में आसान क्वेश्चन आ जाए कि अरे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलिए यही करते हैं। 49 मिनट्स है ना, हालांकि 11 मिनट बाकी हैं अगर आपका पेपर हो तो, है ना, लेकिन हम बकबक भी करते रहे साथ साथ में 5-7 मिनट की, 10 मिनट की, तो इतना टाइम ले लेंगे। बाकी 3 सिमिलर सेल हैं, जब उनको पैरेलल में लगा रहे हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ जोड़ रहे हैं
तो जो करंट आ रहा है और 2 और उन्हीं को सीरीज में लगा रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, तो जो करंट आ रहा है वो बराबर आ रहा है। बेटा देखो ER अगर सीरीज में हो तो बनता है 3E और 3R, और पैरेलल में होते हैं तो बेटा इक्विवेलेंट सेल आता है E और R/3, है ना। और बेटा मेरे से पूछा क्या गया है, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा करंट थ्रू, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। कह रहे 3 सिमिलर सेल्स ऑफ ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r सेंड द सेम करंट जा रहा है ना, और आपको वो मैग्नीट्यूड ऑफ सेम करंट बताना है। ठीक है भाई, बताते बिल्कुल बताएंगे क्यों नहीं, वही करने के लिए आए हैं। आइए देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, देखिए भैया बोर हो जाते हैं इसको देखते देखते लगातार, है ना, तो परेशान ना हो। सीरीज में तो 2 2 2 बन जाएगा 6 और R बन जाएगा 3R, करेक्ट है। और 2 ओम लगा दिया भैया यहाँ पे। इस टाइम इसमें जो करंट आ रहा है और 2 2 2 ER पैरेलल में क्या होता है E और R/3, E मतलब 2 वोल्ट और R/3 नहीं है बेटा, ER पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट आता है E और R/3, मतलब N हो तो आता है E और R/N, और सीरीज में ER हो सेम तरफ मूव करके खड़े हो तो NE और NR आता है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये 2 ओम है। करंट कितना है 6/3R प्लस 2 2/R/3 सॉरी R/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 2 3 6 कर लीजिए, तो R प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3R प्लस 2, यहां से क्या जाएगा 3R माइनस R, क्या कितना हो जाएगा 2R इक्वल टू 4, R इक्वल टू 2, R आ गया 2। अब बेटा करंट कितना होगा, किसी में भी वैल्यू पुट कर लीजिए, 6/3R प्लस 2, R आ गया 2, ये 6 है तो 6/8, पोटेंशियल डिफरेंस 6 और टोटल रेजिस्टेंस 8, V/R जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/4, दैट इज 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप से पहले, है ना, और टाइम हम कर चुके हैं 52 मिनट्स, बहुत बढ़िया। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि यहाँ पर बेटा ये तो क्वेश्चन अपना सॉल्व एग्जांपल है थ्योरी मॉड्यूल का, अगर आपने देखा हो, है ना, और प्रोबेबली शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है, हाँ शायद नहीं, ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन बेटा अपने क्वेश्चन बैंक में भी अगर आपने किया हो तो, नहीं तो बेटा मैं आपको ऐसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार मेरा रिवीजन मॉड्यूल जरूर देख लें। मेरा रिवीजन वाला जो पार्ट है मेरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, है ना, आप कर चुके हैं, NLM फ्रिक्शन का मैंने बनाया, हालांकि उसमें मैंने बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं डाले हैं, लेकिन अगर बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाए तो हाई लेवल क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं, है ना। तो जो अभी तक आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस का मैंने बना रखा है एक SOT का सॉल्यूशन, स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप कैपेसिटेंस, दक्षिणाई क्लासरूम सर्च करेंगे मिल जाएगा, आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल्दी में आपको चीजें ज्यादा सारी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ना ही पड़ेगा भैया। ये क्या है 3.6 डिग्री एंगल है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही थी, पहले वो किसी एंगल पे आ जाएंगी और वो एंगल क्या होगा μ-1 × A, ठीक है। और बेटा अगर पैरेलल रेज आ रही होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस पे कन्वर्ज होती है, और अगर किसी एंगल पे आ रही है तो फोकल प्लेन में कन्वर्ज होती है। जितने एंगल पे आएगी थीटा उतने एंगल पे जाएगी और बाकी सारी रेज भी यहीं पे पहुंच जाएगी, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सारी रेज यहाँ पे। और थीटा कितना है बेटा, जो भी यहां से एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वही थीटा है, तो डेविएशन कितना आएगा प्यारे बच्चों μ-1 × A, सही बात है। तो म्यू कितना दे रखा है 3/2, -1 हो गया हाफ इंटू A कितना है 3.6 डिग्री, तो कितना आ गया 1.8 डिग्री। अच्छा रेडियन में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, पाई रेडियन 1 डिग्री, पाई/180 1.8 डिग्री इंटू पाई/180, 1.8 इंटू पाई/180, पाई/100 रेडियन, ठीक है। अब बेटा tan थीटा थीटा ही होगा, tan थीटा हो जाएगा दिस, कितना नीचे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब कहाँ पे मतलब वो फोकस होंगे ये बताना है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे, तो tan थीटा थीटा ही हो जाएगा पाई/100
इज इक्वल्स टू y बाय एफ। y बाय एफ, एफ कितना है प्यारे बच्चों 10, तो आंसर क्या है पाई बाय 10, y आ गया पाई बाय 10 सेंटीमीटर। आंसर किस में दिए मिलीमीटर में, तो इंटू 10 कर लीजिए, मिलीमीटर के लिए पाई मिलीमीटर, 3.14 मिलीमीटर, बिल्कुल सही। तो बेटा हम कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो वन ऑप्शन करेक्ट है बेटा वो हम खत्म कर चुके हैं। अब बचते हैं इंटीजर टाइप। चलिए पढ़ते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, और समय हो चुका है 55 मिनट। चलिए ये प्यारे बच्चों इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को भी फटाक से खत्म किया जाए। बेटा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी है 1.8 मीटर का, एक लैंप है 6 मीटर हाइट पे, मैन जो है बेटा वो चल रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड से, टिप ऑफ शेडो कितनी तेजी से चलेगी ये बताना है। 6 मीटर का लैंप पोस्ट है, 1.8 मीटर का आदमी है, ये आ गई टिप ऑफ शेडो, सपोज कर लीजिए x डिस्टेंस पे है, और सपोज कर लीजिए जो मैन का डिस्टेंस है वो y है, ठीक है। अब बेटा x अपॉन दिस इज इक्वल्स टू y अपॉन दिस। अब बेटा ये 1.8 है, तो ये 6 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा 4.2, तो x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू y अपॉन 4.2। पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए, 6 7 जा 42, 6 10 जा 60। अब क्या क्या रखा है, आदमी चल रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड से, दैट इज y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.5, तो dy बाई dt 3.5 है, तो dx बाई dt पूछे, dx बाई dt क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 10/7 इंटू dy बाई dt विच इज नथिंग बट 3.5, ये 3.5 है, तो दैट इज इसको मैं 7/2 भी कह सकता हूँ, 10/7 इंटू 7/2, तो 10/2 कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। एंड ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, इंटीजर टाइप। अगला बेटा इंटीजर टाइप इन जनरल सबसे आसान होते हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 22 में कि एक ट्राइंगल है, में क्या है प्यारे बच्चों ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस पे 3 बराबर मासेस हैं, तीनों सेंट्रॉइड की तरफ आ रहे हैं बराबर रफ्तार से, दैट इज मोमेंटम क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि बेटा तीनों अगर सेंट्रॉइड की तरफ आ रहे हैं तो तीनों की वेलोसिटी के बीच में एंगल 180, तो बेटा तीनों का मोमेंटम बराबर है मैग्नीट्यूड में p p p, तो p p का रिजल्टेंट क्या है p, और क्योंकि 120 है तो बेटा दो वेक्टर अगर 120 डिग्री एंगल पे होते हैं बराबर मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट भी वही होता है उनके बराबर ही, और p और p मिलके क्या हो जाएंगे 0। कह रहे टकराने के बाद एक रुक गया, दूसरा सेम रफ्तार से सेम पाथ पे रिट्रेस कर गया, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बेटा अगर टकराए हैं, तो बेटा अगर टकराए हैं तो एक ने दूसरे पे फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे, सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, टोटल फोर्स 0 है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पहले 0 था तो बाद में भी 0। अगर ये 2 से इधर जा रहा है तो दूसरा वाला भी 2 से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कह रहे हैं 1 सेकंड बाद बीच का सेपरेशन 2 और 2 4, बेटा दोनों 2 से अवे जा रहे हैं, तो सेपरेशन क्या हो जाएगा 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 2 m मास की चीजें हैं, बेटा ये भी क्लास का ही क्वेश्चन होता है, बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। हालांकि अगर मैं सीरियसली बताऊं तो मेंस का पेपर जो होता है बेटा वो स्लाइटली से सिंपलर होता है। m रफ्तार कितनी है प्यारे बच्चों √GL √LG कह सकते हैं आप। मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब तक इसकी रफ्तार ज्यादा होगी तब तक क्या होगा एंगल बढ़ता जाएगा, जब दोनों की बराबर हो गई तो बेटा ये मैक्सिमम एंगल हो गया। और मैक्सिमम हाइट, जब तक x कंपोनेंट इसका इससे ज्यादा हो तब तक एंगल बढ़ता जाएगा। और हमसे ये पूछा इसकी मैक्सिमम हाइट क्या ये अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट क्या अटेन करेगा, ठीक है बेटा जब तक इसका x कंपोनेंट ज्यादा हो तब तक ये कम जाएगा, ये ज्यादा जाएगा, तो एंगल बढ़ता जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, एंगल बढ़ गया तो हाइट बढ़ गई। जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई तो बेटा अब ये मैक्सिमम हाइट आ गई, करेक्ट है। और अब बस बेटा आपको बस ये देखना कि बस अब यहां पर बताना कि कितनी मैक्सिमम हाइट आएगी, वैल्यू बतानी। तो m इंटू √GL, x डायरेक्शन में बेटा
टी कॉस थीटा बेटा कैंसिल, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं तो एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व, m इंटू अंडर रूट एल जी बराबर 2m इंटू वी। यहां से m कितना आ गया अंडर रूट ऑफ एल जी बाई 2। बस बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, हाफ m अंडर रूट एल जी का स्क्वायर एल जी माइनस हाफ 2m अंडर रूट ऑफ एल जी बाई 2 का स्क्वायर एल जी बाई 4, mgl बाई 2 माइनस mgl बाई 4 कितना हो जाएगा mgl बाई 4। और मान लीजिए ये h ऊपर गया तो बेटा टोटल जो वर्क डन है ये आ गया बेटा, ये क्या लिखा आपने, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल के, तो बेटा इनिशियल माइनस फाइनल है ना। अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता तो बेटा मैं लिखता ये नेगेटिव आता और मैं लिखता इसको माइनस mgh, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क क्या होगा बेटा, अगर ये h ऊपर गया तो माइनस mgh। टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो h क्या आता l बाय 4, l दे रखा है 4 मीटर तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मीटर। जब तक x कंपोनेंट ज्यादा होगा तब तक एंगल बढ़ेगा, तब तक हाइट बढ़ेगी। जब दोनों का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर तो क्या आ जाएगा बेटा मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। बस ये यूज करना था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए है ना, तो आप क्या निकालेंगे बेटा, वो वेलोसिटी जिसपे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को माइनस mgh के बराबर कर दीजिए, सॉरी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को माइनस mgh के बराबर करिए और h निकाल लीजिए। टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करने के तरीके और भी होते हैं है ना, शॉर्टर भी होते हैं, पर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल है ना, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अभी मैं आपको यही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जब अगर आप मेरे सामने होंगे तो डेफिनेटली हम चीज़ें और भी डिस्कस कर पाएंगे। पर ये मैं कहूँगा ये जो पर्टिकुलर लेक्चर जो है सर का, जिसमें सर ने ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस रॉड की, लैम्डा दे रखा है 12x और लेंथ ऑफ रॉड कितनी रखी है 1 मीटर। कह रहे इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी। अब बेटा dmgh, x पे छोटा सा dx ले लीजिए, तो लैम्डा dx ये dm हो गया है ना, dmgh, बस इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 तक। लैम्डा कितना है, लैम्डा x मैंने अच्छा लैम्डा dx हो गया dm gx, अच्छा लैम्डा की वैल्यू क्या 12x, 12x स्क्वायर dx और g 10 लेना है तो 120, तो 1/3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 40। आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 40। और कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आ रही है वो 5n आ रही है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी 5n है तो n बताओ, तो n कह रहे हैं 5 8 40। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंगल इंटीजर है इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया इन्होंने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कैपेसिटर्स का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है अनचार्ज होता है तो देन इट बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस, और जब फुली चार्ज होता है तो देन इट बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, देन इट बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। आइए करते हैं ये भी, ई आर ई आर आर और ये 2r। बेटा जैसे ही हम इसको कनेक्ट करें, पूछ रहे कैपेसिटर में करें, बेटा कैपेसिटर विल बिहेव जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि मतलब अनचार्ज है, अनचार्ज है तो बेटा कैसे बिहेव करता है जीरो रेजिस्टेंस की तरह, बिल्कुल सही बात है। फिर अब इसमें करंट बताना है, तो बेटा क्या आएगा बेटा करंट, बेटा जैसे मर्जी कर सकते हैं आप, हालांकि ई आर का इक्विवेलेंट होता है ई और r बाई 2, ई आर का पहले ई आर बाई 3 तो बताया था, तो ई और r बाई 2 और ये 2r है ना। मान लीजिए बेटा वैसे तो क्या हो रहा होगा, प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, आई दोनों से बराबर करंट आएगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तो इसमें 2i है ना, और यहाँ पे अच्छा मतलब इसमें 2i है तो बेटा यहाँ पे 2i ही बोल देता हूँ, तो बेटा मतलब 2r वाला करंट को ही मैंने 2i कह दिया ताकि i मेरे को निकालना है, तो E अपॉन बेटा करंट क्या होगा, करंट इस सर्किट में क्या होगा, करंट है 2i, E अपॉन 2r प्लस r बाई 2, 5r बाई 2, तो I आ गया E बाय 5r, I आ गया E बाय 5r। पूछा क्या है, I E बाय x r है तो x की वैल्यू क्या हो गई 5,
आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, कोई भी खास दिक्कत की बात नहीं थी, बड़े ही आराम से हम कर पाए इंटीजर टाइप क्वेश्चन और मोस्टली ऐसा ही रहा है। केवल इस साल छोड़ के आईआईटी में मतलब एडवांस में भी, मेंस में और एडवांस में आज तक इंटीजर टाइप क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डेसिमल प्लेस तक भी आंसर लिखना होता था वही सबसे आसान होते थे, बस इस साल को छोड़ के। इस साल थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन आए थे पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मतलब पेपर तब भी ऐसा था कि जो बड़े आराम से किया जा सकता था। पर बस जस्ट मेरा बताने का मतलब कारण ये था कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन इन जनरल सबसे आसान होते हैं पेपर में एडवांस के, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यही था बेटा पूरा का पूरा पेपर का डिस्कशन की। अपनी गलतियां नोटिस करिए, ध्यान दीजिए ताकि अगली बार गलतियां ना हो। बाकी बेटा बढ़िया मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों। बाय बाय।